फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार प्रसाद ए ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 12th क्लास इतिहास का हम मुगल काल पीरियड के बारे में आपके बीच कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर आए हैं। पहला वीडियो हमारा मुगल काल यानी कि मुगल साम्राज्य, आपका जो चैप्टर है 9th चैप्टर, उस चैप्टर में पहला वीडियो बन चुका है जिसमें कि बाबर और हुमायूं के बारे में बताया गया था। तो आज चलिए सेकंड वीडियो, हमारा जो दूसरा वीडियो है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और इसमें हम अकबर के शासन और अकबर के विजय अभियान, उस समय के उनके द्वारा किए गए कामों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अकबर के जन्म के बारे में समझ लें। और अकबर 1542 में इनका जन्म हुआ। हुमायूं उस समय शेरशाह सूरी से हार कर वो भाग करके अमरकोट नामक स्थान पर रह रहे थे और उसी जगह पे अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के जन्म के बाद भी हुमायूं का बहुत अच्छा स्थिति नहीं रहा। लगभग हुमायूं इधर उधर भटकता हुए कालानौर के पहुंचे जहां पर अकबर रह रहे थे। और उसी समय हुमायूं का शेरशाह सूरी के अंतिम शासक से यानी कि सूर वंश का अंतिम शासक सिकंदर सूर से युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को विजय प्राप्त हुई और हुमायूं का शासन प्रारंभ हो गया। लेकिन हुमायूं के मृत्यु जब हुई उस समय अकबर कालानौर में थे और उसी जगह पर 14 फरवरी 1556 में अकबर को बादशाह घोषित किया गया। और आप जो क्लास 11th 12th के जो उम्र के जो बच्चे हैं, उनसे भी छोटे उम्र यानी कि 14 वर्ष की उम्र में उनको बादशाह बना दिया गया। लेकिन शुरुआती समय में अकबर बैरम खां के संरक्षण में थे, यानी कि शासक अकबर थे, बादशाह अकबर था, लेकिन उनका शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बैरम खां उनके प्रमुख सेनापति थे। बैरम खां के संरक्षण में, या हम यूँ कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से बैरम खां का शासन उस समय चला और ये लगभग 1556 से 1560 तक बैरम खां का शासन या उनका शासन में हस्तक्षेप रहता था। बैरम खां के सेनापतित्व में, यानी कि जब वो सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे मुगल साम्राज्य में अकबर के शासनकाल में, तो हेमू के साथ द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था, यानी कि दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में। और उस युद्ध में अकबर विजय हुआ, यानी कि हेमू परास्त हुआ और इस प्रकार एक बहुत बड़ा दुश्मन अकबर का समाप्त हो गया। और ये बैरम खां के वजह से संभव हो पाया, यानी कि पूरे सेना का संचालन बैरम खां कर रहा था। इसी प्रकार 60 तक बैरम खां का हस्तक्षेप अकबर के शासन में रहा। उसके बाद अकबर के ये बादशाह बनने के बाद बैरम खां का 1560 तक शासन व्यवस्था चल रहा था। 1560 से लेकर 1562 तक, यानी कि 2 वर्षों तक बैरम खां से तो वो निकल गया अकबर, लेकिन अपनी धाई मां महामंगा, उनके संरक्षण में अकबर ने शासन किया। इसलिए इस समय को, ये जो 2 साल था, इस समय को अकबर का पेटीकोट शासन भी कहा जाता है, यानी कि अकबर एक महिला के संरक्षण में शासन व्यवस्था को चला रहा था और वो मां थी महामंगा। इसलिए इस 2 वर्ष के शासन काल को अकबर के शासन काल में पेटीकोट शासन कहा जाता है। इन सब शासन व्यवस्था से अकबर बाहर निकला, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, अर्थात इनके संरक्षण से अपने को आजाद किया। और इसके बाद अकबर एक शक्तिशाली शासक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अकबर इसके बाद लगातार विजय अभियान में पूरे मुगल साम्राज्य का प्रभाव बढ़ाने लगा
और ये प्रभाव रहा सबसे पहला गोंडवाना, जौनपुर और मालवा पर विजय प्राप्त किया। अकबर के विजय अभियान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि विदेश से एक आक्रमणकारी भारत आया, भारत मुगल साम्राज्य की स्थापना किया, लेकिन अकबर पूरे मुगल साम्राज्य को वास्तविक स्थिति प्रदान किया। पूरे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र में अकबर अपना शासन स्थापित किया। लगभग उस समय अकबर के 15 प्रांत स्थापित हो गए थे। तो उसमें पहला जीत 1561 में मालवा और जौनपुर का हुआ, 1564 में गोंडवाना का हुआ, और उसके बाद राजपूताना के क्षेत्र मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, इन सभी पर 1570 तक अकबर का शासन स्थापित हो गया। यानी कि अकबर उन क्षेत्रों को जीत लिया। यदि हम राजपूताना की बात करें तो उसमें बहुत से ऐसे राज्य थे जहां पे अकबर के साथ युद्ध हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे भी राज्य थे जहां अकबर का शासन, राजपूत नीति, अकबर का जो राजपूत नीति था उससे प्रभावित हुआ। कुछ क्षेत्रों को अकबर के द्वारा जीता गया, तो वहीं कुछ क्षेत्र के साथ अकबर का मैत्री संबंध, वैवाहिक संबंध हुआ, और इस प्रकार पूरे राजपूताना क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अकबर का शासन स्थापित हो गया। 1576 में मेवाड़, जहां पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, और मेवाड़ को अकबर के द्वारा जीत लिया गया। वहां के शासक थे महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का अकबर के साथ जो युद्ध है महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध युद्ध में से माना जाता है। उसके बाद गुजरात अभियान 1572 में, यानी कि गुजरात का जो क्षेत्र है अकबर के द्वारा 1572 में जीत लिया गया। और पहला बार 1572 में अकबर समुद्र का दर्शन किया था, यानी कि इससे पहले समुद्री क्षेत्र में अकबर कभी नहीं गया था। 1572 में गुजरात जीतने के बाद अकबर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। यानी कि गुजरात विजय का अभियान से इतना ज़्यादा वो प्रभावित था, खुश था, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा अभियान था। समुद्र से होने वाले व्यापार, साथ ही साथ समुद्र जो मार्ग है जहाँ से जिसका सामरिक महत्व है विदेश के साथ भी, और उस गुजरात से सटे हुए समुद्री इलाका जो भी होगा जहाँ पर अकबर अपना शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, उन सभी स्थानों पर गुजरात के विजय ने अकबर को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उसके शक्ति को बढ़ा दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुजरात अभियान अकबर के लिए महत्वपूर्ण अभियान था, और इसी वजह से फतेहपुर सीकरी का जो अकबर ने निर्माण किया वहां उसने बुलंद दरवाजा का स्थापना किया। अकबर के फतेहपुर सीकरी ज़्यादातर मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उनका शासन दिल्ली से चलता था, लेकिन अकबर का जो शासन व्यवस्था था वो फतेहपुर सीकरी से चलता था। उसके बाद अकबर का 1581 में काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त हुआ। उसके बाद अहमदनगर में 1600 ईस्वी और खानदेश, जिसको असीरगढ़ भी कहा जाता है, इस क्षेत्र को 1601 में विजय प्राप्त किया। और इस प्रकार अकबर के विजय अभियान के जो क्षेत्र है अफगानिस्तान से लेकर मध्य भारत और असम के क्षेत्र तक फैल गया था। अकबर अपने समय में न सिर्फ विजय अभियान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र को भारत के अलग अलग जो छोटे छोटे शासक थे उसको जीत करके मुगल साम्राज्य का क्षेत्र को बहुत विस्तार किया, बड़ा बनाया। लेकिन साथ ही साथ अकबर अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था स्थापित किया जिसको मनसबदारी प्रथा कहते हैं। और मनसबदारी प्रथा का अर्थ है, इसको हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं कि जागीरदारी प्रथा, यानी कि जागीर देने की प्रथा भी उस समय शुरुआत हुआ। मनसब यानी कि अपने यहाँ पे जितने प्रांत हैं या फिर जो क्षेत्र थे जहाँ जिनको अकबर मनसब दे रहा था उसके यहाँ उतने सेना रखने का छूट मिल गया। किसी को 5000 मनसब, किसी को 10,000 मनसब, किसी को 2000 मनसब। इस प्रकार मनसब
उसका ओहदा था, उसका पद था। और इस प्रकार एक सामंतवादी व्यवस्था का बहुत ही शानदार स्वरूप अकबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया और अलग अलग प्रांत में या उनके मंत्रियों को ये मनसब प्रदान करके अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने का इस अकबर का पहला प्रयास था और मनसबदारी व्यवस्था शुरुआत करने का श्रेय भी अकबर को जाता है। तो अभी हम बता रहे थे मनसबदारी व्यवस्था का, तो अब आप समझिए तीर्थ यात्रा कर दास प्रथा को 1562 में समाप्त किया गया और तीर्थ यात्रा कर जो हिंदुओं से लिया जाता था, हिंदू के धार्मिक स्थलों पर हिंदू तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो उस समय एक टैक्स लगता था, अकबर के द्वारा 1563 में से बंद कर दिया गया। उसके बाद अकबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण एक काम किया गया वो है 1564 में जजिया कर बंद कर दिया गया। धर्म के आधार पर गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया जाता था, वो जो कि 5% उनके इनकम का, आमदनी का या फिर खेत में उपज का 5% जजिया कर लिया जाता था, जिसको कि बंद कर दिया गया और ये 1564 में बंद किया गया। लेकिन अकबर का मनसबदारी के बाद एक बहुत बड़ा काम है जिसके वजह से अकबर को एक महत्वपूर्ण राजा सम्राट माना जाता है, वो है दीन-ए इलाही, जिसकी शुरुआत इबादत खाना के रूप में 1575 में हुआ था। 1575 में इबादत खाना का शुरुआत करने का उद्देश्य था अकबर का कि इन क्षेत्रों में जितने भी धर्म के लोग हैं उन सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा करके धर्म पर विचार विमर्श किया जाए, धर्म के गुण रहस्यों को समझा जाए और अच्छे चीज़ों को समझ करके लोगों तक फैलाया जाए। ये समझने के लिए अकबर इबादत खाना का शुरुआत किया था 1575 में, लेकिन दुर्भाग्य से ये संभव नहीं हो पाया और जितने धर्म के वहाँ पे प्रमुख गुरु आते थे वो अपने धर्म को अच्छा और दूसरे धर्म को बुरा बताते थे और नतीजा ये हुआ कि वो इबादत खाना अलग अलग धर्म के गुरुओं का द्वंद्व स्थल बन गया, बहस का स्थल बन गया, एक दूसरे के बुराई का स्थल बन गया। इससे परेशान होकर अकबर 1579 में मजहर लागू किया। मजहर का अर्थ होता है कि धर्म के बारे में जो भी विचार विमर्श हो रहा है, जो बहस हो रहा है, उसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सम्राट को दे दिया गया। संभवतः इसी वजह से अकबर अपने सम्राट बनने के बाद संभवतः अकबर जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग करता था अपने लिए। जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया, यानी कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि। तो न्याय व्यवस्था में भी अपने आप को प्रमुख बना लिया, साथ ही साथ यानी कि काजी, जो कि मुसलमानों में न्याय व्यवस्था को देखने के लिए एक वर्ग है, काजी होता है, उसके न्याय व्यवस्था और धार्मिक मामलों की जो उनकी व्यवस्था है उसका अकबर प्रमुख बन गया। तो ये मजहर के लागू होने के बाद धर्म पर भी अकबर की बात अंतिम और प्रमुख मानी जाएगी। तो दिन और उसके बाद सभी धर्मों की अच्छी बातों को निचोड़ करके अच्छी बातों को समावेश किया गया और दीन इलाही धर्म चलाया गया 1581 में। और इस दीन इलाही धर्म के अकबर चलाने के बाद सबसे पहला शिष्य या फिर इस धर्म को मानने वाला पहला व्यक्ति बिरबल बना था, जिसका कि ओरिजिनल नाम महेश दास है। तो इस प्रकार अकबर जहां विजय अभियान के द्वारा मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा क्षेत्र में फैलाया, विस्तार किया, तो वहीं मजहर व्यवस्था के द्वारा उस शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर रखने का व्यवस्था किया और दीन इलाही धर्म के द्वारा जजिया कर समाप्त करने के वजह से, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने के वजह से हिंदू धर्म के बीच अपनी छवि को अच्छा बनाने का प्रयास किया। अकबर के समय में नवरत्न की बात की जाती है और अकबर के नवरत्न में 9 रत्न जो थे, जिसकी वजह से अकबर का मंत्रिमंडल या शासन व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था।
उसमें अबुल फजल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, तानसेन, ऐसे बीरबल, ऐसे 9 रत्न थे जिनके वजह से इनका शासन व्यवस्था बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था। अकबर के शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो इन 9 रत्नों की भी बात अनिवार्य है। जैसे टोडरमल भूमि की पैमाइश और राजस्व के सिस्टम को सुधारने का श्रेय टोडरमल को जाता है, यानी कि जमीन नापने की पद्धति, साथ ही साथ जमीन के उपज और उस पर कितना टैक्स दिया जाए, इन सब का निर्धारण टोडरमल के वजह से हुआ था और टोडरमल का योगदान राजस्व व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वहीं तानसेन बहुत अच्छे गायक थे, अबुल फजल बहुत अच्छे लेखक थे, फैजी लेखक थे, मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार के साथ साथ भोजन व्यवस्था, तो ऐसा करके बहुत से जो अकबर के नवरत्न थे वो अकबर के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए महत्वपूर्ण उनका स्थान है। तो इस प्रकार अकबर का शासन मुगल काल का वास्तविक संस्थापक के रूप में शासन माना जाता है और अकबर के बाद उनके बाकी जो पुत्र हैं जो और उसके उत्तराधिकारी लंबे समय तक मुगल साम्राज्य को संभाल सके। उनका पुत्र जहांगीर जो कि सलीम के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उसके बाद उनका पुत्र शाहजहां शासक बने और उसके बाद औरंगजेब शासक बने। तो औरंगजेब तक शासन बहुत ही शक्तिशाली रूप से मजबूत स्थिति में शासन चला। जहां और अकबर के समय प्रांतों की संख्या 15 थी, तो वहीं औरंगजेब के समय आते आते 21 प्रांत स्थापित हो गए और दक्षिण तक औरंगजेब के समय में शासन व्यवस्था पहुंच गया, विस्तार दक्षिण तक चला गया। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अकबर को समझने का प्रयास किए। अगले वीडियो में हम जहांगीर शाहजहां को समझने का प्रयास करेंगे। आप सबको ये वीडियो के माध्यम से पहला वीडियो हमारा जो था जिसमें कि बाबर और हुमायूं के बारे में बताया गया था और ये दूसरा वीडियो अकबर के बारे में बताया गया है। आप लोग अच्छे से इसको अध्ययन करें और हम उसके बाद जो हमारा तीसरा वीडियो होगा जिसमें कि हम इनके उत्तराधिकारी के बारे में और इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर इसको कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।